India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से अप टू डेट करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह बिहार की मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के मामले में जवाब दे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या एडीआर ने एक याचिका दायर कर चुनाव आयोग से हटाए गए मतदाताओं के विवरण का खुलासा करने का अनुरोध किया है। चुनाव आयोग ने 1 अगस्त 2025 को एक मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की, जिसमें लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें से 22 लाख की मृत्यु, 35 लाख के पलायन और 7 लाख की दोहरी प्रविष्टियां के कारण हटाए गए। एडीआर ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने हटाए गए मतदाताओं की एक व्यापक सूची प्रदान नहीं की, जिससे हटाने के कारणों को सत्यापित करना मुश्किल हो गया। चुनाव आयोग ने दावा किया कि उसने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ सूची साझा की, लेकिन एडीआर ने इस बात से इनकार किया कि सूची ब्लॉक स्तर पर साझा नहीं की गई थी। कोर्ट ने चुनाव आयोग को 9 अगस्त 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें हटाने और वर्गीकरण के आधार का विवरण दिया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2025 को होगी, जिसमें अन्य याचिकाएं भी शामिल होंगी जो बिहार में मतदाता सूची के विशेष तीव्र संशोधन को चुनौती देती है। एडीआर की मांगे हैं विवरण प्रकाशित करना, हटाए गए मतदाताओं की एक पूर्ण और अंतिम सूची प्रकाशित करना जिसमें हटाने के कारण शामिल हो, अनुशंसित नहीं मतदाताओं की सूची, उन मतदाताओं की एक सूची प्रकाशित करना जिनके नामांकन प्रपत्रों को बूथ स्तर के अधिकारियों या बीएलओज द्वारा अनुशंसित नहीं के रूप में चिन्हित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले के आरोप में यह कहा गया था कि उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और सांप के जहर का दुरुपयोग किया है और रेव पार्टियों के आयोजन में शामिल रहे, जहां विदेशियों ने कथित तौर पर सांप का जहर और अन्य नशीली दवाइयां उपलब्ध कराई। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस जयमाला बागची की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 12 मई 2025 के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आईपीसी और एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के तहत जारी आरोप पत्र और समन आदेश के खिलाफ दायर यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने इस मामले को एक शिकायतकर्ता द्वारा सुरक्षा की मांग करने वाले एक अन्य मामले के साथ संलग्न कर दिया है, जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को होगी। यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ता गुप्ता ने इस बीच अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया, क्योंकि यादव के खिलाफ एनडीपीएस का मामला ही नहीं बनता और वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। यह मामला शुक्रवार को आरोप तय करने के लिए निचली अदालत में सूचीबद्ध किया गया था। मामला नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी से जुड़ा है। गौतम बुद्ध नगर के प्रथम अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपों का संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नवीन सिन्हा ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी स्वयं कानूनी रूप से वैध नहीं है, क्योंकि सूचक वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है।
जवाब में राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष गोयल ने दलील दी है कि जांच से पता चला है कि यादव ने उन व्यक्तियों को सांपों की आपूर्ति की थी जिनसे ये जानवर बरामद किए गए थे। हाईकोर्ट ने यादव की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि प्राथमिकी और आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों की सुनवाई के दौरान जांच की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले तलाक के बाद प्राप्त गुजारा भत्ता दूसरे विवाह के तलाक के बाद दे गुजारा भत्ता निर्धारित करने में प्रासंगिक कारक नहीं है। न्यायालय ने पति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है क्योंकि उसे अपने पहले तलाक से उचित समझौता मिला था। न्यायालय ने यह टिप्पणी संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जो अपरिवर्तनीय विघटन के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पति द्वारा उनके खिलाफ घरेलू क्रूरता का आरोप लगाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत दायर आपराधिक मामला रद्द करने की मांग की गई थी। दोनों पक्षकारों ने पहले आपसी सहमति से एक समझौते के आधार पर तलाक के लिए आवेदन किया था। हालांकि पत्नी समझौते से मुकर गई, जिसके बाद पति ने 498 मामला रद्द करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इनकार करने के बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। याचिका में पति ने अनुच्छेद 142 के तहत विवाह विच्छेद की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया। पति ने पत्नी को मुंबई के पॉश इलाके में स्थित अपना फ्लैट देने की पेशकश की, जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। इसके बदले में पति ने 4 करोड़ रुपए नकद देने की पेशकश की। हालांकि पत्नी ने 12 करोड़ रुपए के स्थायी गुजारा भत्ते की मांग की। जवाब में पति ने कहा कि वह वर्तमान में बेरोजगार है क्योंकि उसने अपनी पहली शादी से हुए ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल के लिए प्राइवेट बैंक में अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अलगाव से लगभग 1 साल और 9 महीने पहले तक चली यह शादी पूरी तरह से टूट चुकी थी। कोर्ट ने पति द्वारा प्रस्तावित समझौते को भी उचित पाया। साथ ही ऑटिस्टिक बच्चे की देखभाल की उसकी जिम्मेदारी और उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी प्रासंगिक पाया गया। यह देखते हुए कि मुंबई के एक कल्पतरू हैबिटेट में स्थित फ्लैट काफ़ी कीमती है, कोर्ट ने कहा कि इसे पत्नी को उपहार में देने से तलाक के बाद उसकी देखभाल उचित रूप से हो सकेगी। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज मामले को भी यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आरोप अस्पष्ट और तुच्छ है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश रद्द कर दिया, जिसमें तमिलनाडु सरकार को कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए घोषित उंगलुदन स्टालिन या आपका स्टालिन योजना में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया गया था। चीफ जस्टिस बी.आर. गवाई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने डीएमके पार्टी और तमिलनाडु सरकार द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट के आदेश में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए जीवित व्यक्तियों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, पार्टी नेताओं या राजनीतिक दलों के नाम और तस्वीरों के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में एआईएडीएमके नेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जनहित याचिका के दुरुपयोग के लिए लगाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज किया जिसमें कल्याणकारी योजनाओं के विज्ञापनों में राजनीतिक नेताओं को दिखाने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनाद्रमुक सांसद सीवी पशमुगम, जो कि हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता हैं, उनके आचरण की भी आलोचना की, क्योंकि उन्होंने अपनी चुनौती में केवल तमिलनाडु सरकार की योजना का ही जिक्र किया, जबकि नेताओं के नाम पर ऐसी योजनाएं पूरे देश में आम हैं। न्यायालय ने द्रमुक के इस तर्क पर गौर किया कि अन्ना द्रमुक के कार्यकाल के दौरान नेताओं के नाम पर कई योजनाएं चलाई गई। न्यायालय ने इस बात पर भी असहमति जताई कि याचिकाकर्ता चुनाव आयोग को अपना आवेदन देने के 3 दिन के भीतर ही हाईकोर्ट पहुंच गया था।
न्यायालय ने कहा कि रिट याचिका न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है। न्यायालय ने हाईकोर्ट में लंबित याचिका को अपने पास वापस लिया और 10 लाख रुपए के जुर्माने के साथ इसे खारिज कर दिया है। जुर्माना 1 सप्ताह के भीतर तमिलनाडु सरकार के पास जमा करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस की आवश्यकता पर बल दिया है। अदालत ने एक पॉक्सो मामले में दोषी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि साइबर स्पेस में खतरों को कम नहीं आंका जा सकता। दोषी ने एक नाबालिग लड़की की तस्वीर से छेड़छाड़ की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि स्कूलों में छात्रा द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना गैर जरूरी और अव्यवहारिक है। कोर्ट ने यह टिप्पणी स्कूलों में बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के इस्तेमाल के नियमों से बांधने और उनकी निगरानी के लिए दिशा निर्देश तैयार करते हुए की। स्कूलों में स्मार्टफोन के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि छात्र स्मार्टफोन का उपयोग केवल आवश्यक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए करें। स्मार्टफोन का इस्तेमाल माता-पिता के साथ समन्वय और सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। स्कूलों को स्मार्टफोन के इस्तेमाल की निगरानी करनी चाहिए। पॉक्सो अधिनियम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम यौन शोषण के अपराधों को गंभीरता से लेते हुए सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसके तहत बाल पोर्नोग्राफी का निर्माण, संग्रहण या वितरण करना एक अपराध है जिसमें 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। साइबर बुलिंग और ऑनलाइन सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही स्कूलों और माता-पिता को बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना चाहिए और उन्हें साइबर बुलिंग के खतरों से अवगत कराना चाहिए। राहुल गांधी झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेश हुए, जहां उन्हें अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में जमानत मिल गई। कोर्ट ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किया था, फिर झारखंड हाईकोर्ट ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। राहुल गांधी ने खुद कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे। इस मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं। अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ दिए गए अपने बयान से इनकार किया है। साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान नहीं करते क्योंकि वह 7 साल बाद और गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद ही कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के अंडरटेकिंग के साथ सजा की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और केवल अंडरटेकिंग को ही स्वीकार किया। मामला प्रताप कुमार नामक एक व्यक्ति ने चाईबासा कोर्ट में दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इसी मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया था। इससे पहले राहुल गांधी के वकील ने झारखंड हाईकोर्ट में सेक्शन 205 के तहत राहत की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट ने इस वारंट को 6 अगस्त तक स्थगित कर दिया था। गोल्डमैन सैक्स इंडिया सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर ने आयकर विभाग के साथ एक मामले का सामना किया। कंपनी के आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 372.79 करोड़ रुपए की आय घोषित की थी। मामले की सुनवाई ITAT में हुई। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 14.84 करोड़ रुपए का समायोजन सुझाया, जिसमें 19.8 लाख सलाहकार सेवाओं के लिए और 12.76 करोड़ IT सक्षम सेवाओं के लिए शामिल थे। TPO ने तर्क दिया कि कुछ प्रमुख कर्मचारियों ने मूल कंपनी से प्रोत्साहन भुगतान प्राप्त किया, जिसे कंपनी के लागत आधार में शामिल किया गया था।
ट्रिब्यूनल ने सलाहकार सेवाओं के लिए 19.8 लाख के समायोजन को हटाने का निर्देश दिया। आईटी सक्षम सेवाओं के लिए ट्रिब्यूनल ने मामले को रिमांड कर दिया और असेसिंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि वे इस मुद्दे की जांच करें और उचित निर्णय लें। असेसिंग ऑफिसर ने 33.35 करोड़ के जीएसटी रिफंड को आय में जोड़ दिया था, बिना कोई नोटिस दिए या कंपनी से स्पष्टीकरण मांगे। ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को निर्देश दिया कि वे सुधार याचिका पर जल्द निर्णय लें। ज़्यादा जानकारी देंगे मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर मेहंदी अब्बास सैयद, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वागत है मेहंदी आपका। इस केस के बारे में जो भी जानकारी आप साझा करना चाहें हमारे दर्शकों से करें। जी, इंडिया टैक्स अपेलेंट इनकम टैक्स अपेलेंट ट्रिब्यूनल ने गोल्डमैन सैक इंडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जजमेंट पास किया था। गोल्डमैन सैक इंडिया सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर और मर्चेंट बैंकर है जो अपने ग्रुप कंपनी को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस प्रोवाइड करता है। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कंपनी ने 372.79 करोड़ का इनकम डिक्लेयर किया था। केस स्क्रूटनी में गया और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने 14.84 करोड़ का टोटल एडजस्टमेंट सजेस्ट किया। उसमें 19.8 लाख एडवाइजरी सर्विस के लिए और 12.76 करोड़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कहा कि कुछ की एम्प्लॉय पेरेंट कंपनी गोल्डमैन सैक ग्रुप से कैरियर इंटरेस्ट या इंसेंटिव पेमेंट लिया है, जिसे कंपनी के कॉस्ट बेस में इंक्लूड किया गया और उस पे 22% मार्कअप लगाकर एडजस्टमेंट किया गया। लेकिन कंपनी ने आर्ग्यू किया कि ये इंसेंटिव एम्प्लॉय ने पर्सनल कैपेसिटी में लिया है और इसका कंपनी के फाइनेंशियल से लेना देना नहीं है। ट्रिब्यूनल ने कंपनी का स्टैंड मानकर 19.8 लाख का एडजस्टमेंट डिलीट कर दिया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस सेगमेंट में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने कंपनी के दिए 11 कंपेरेबल में से 7 को रिजेक्ट किया और नए कंपेरेबल ऐड किए, जिससे 24.17% का एवरेज मार्जिन आया, जबकि कंपनी का मार्जिन 16% था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि अगर एक कंपेरेबल आर सिस्टम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसे सिर्फ डिफरेंट फाइनेंशियल बेसिस पे रिजेक्ट किया गया था, उसका डेटा एक्स्ट्रापोलेट करके इंक्लूड किया जाए तो आर्म्स लेंथ प्राइस मैच हो सकता है। इसीलिए इस इशू को रिमांड किया गया असेसिंग ऑफिसर और ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के पास। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर ने 33.35 करोड़ का जीएसटी रिफंड इनकम में ऐड किया बिना नोटिस दिए या कंपनी से एक्सप्लेनेशन लिए। कंपनी ने इसके अगेंस्ट रेक्टिफिकेशन फाइल की थी, जिसे अब तक डिस्पोज नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल ने असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्ट किया कि रेक्टिफिकेशन जल्द से प्रोसेस करे। सेक्शन 234A के अंदर 1.3 लाख का एंट्रेंस भी लगाया गया था, जबकि कंपनी ने टाइम पे रिटर्न फाइल की थी। इस पे भी वेरिफिकेशन के लिए असेसिंग ऑफिसर को बोला गया। सेक्शन 270A के अंदर पेनल्टी प्रोसीडिंग को प्रीमेच्योर बताकर डिसमिस कर दिया गया। फाइनल आउटकम एडवाइजरी सर्विस के ट्रांसफर प्राइसिंग एडजस्टमेंट को डिलीट किया गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस मैटर को रिमांड हुआ और बाकी गांव स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए अलाउ किए गए। शुक्रिया मेहंदी ये जानकारी देने के लिए। और फिलहाल कोर्ट्स राउंड अप में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.